डियर स्टूडेंट, मैं हूं DRX दिविसपाल और आज हम लोग 12th क्लास का चैप्टर 3 रीड करने वाले हैं जिसका नाम है मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हम लोग मानव की बात करें तो मानव जो है लैंगिक जनन करने वाला एक प्राणी है, जिस मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है मानव की बात करें तो ये जरायुज प्राणी है यानी कि विविपेरस है, यानी ऐसे प्राणी हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, उसे हम लोग विविपेरस कहते हैं, जो पिछले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। इसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो री का मतलब होता है दोबारा और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, यानी कि अपने ही जैसी संतति को दोबारा उत्पन्न करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, रिप्रोडक्शन। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि लैंगिक जनन होता क्या है। तो इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जैसा कि मैं पहले बता चुका था, लेकिन इसको हम लोगों ने डिटेल में नहीं देखा था। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं हम लोग। तो दो विपरीत यहाँ पे जो है जनक की आवश्यकता होती है। तो एक होता है मेल और एक होती है फीमेल, यानी कि नर और मादा। अब नर की बात करें तो ये 2n होता है और मादा की भी बात करें तो ये 2n होता है। 2n का मतलब क्या होता है, द्विगुणित प्राणी। द्विगुणित का मतलब क्या होता है, इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं और कितने जोड़े होते हैं, 23। तो 23 को आप डबल करोगे तो कितने हो जाएंगे, 46। तो इसको जो है हम लोग डिप्लॉयड या फिर द्विगुणित प्राणी कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करें तो नर की बॉडी में जो है युग्मक जनन होता है और बनते हैं शुक्राणु, और मादा की बात करूँ तो मादा में युग्मक जनन होता है और क्या बनता है, अंडाणु। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जब युग्मक जनन होता है तो यहाँ पर मियोसिस होती है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी। तो शुक्राणु और अंडाणु की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं युग्मक। इसमें हो जाती है इसमें जो युग्मक है यानी कि स्पर्म और ओवम, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करें नर की, तो इसमें जो युग्मक जनन होता है यानी जो शुक्राणु बनता है वो वृहद पुरुष में भी जारी रहता है, यानी कि जब ये व्यक्ति जो है बूढ़ा हो जाएगा ना, तब भी ये जो है इनमें युग्मक जनन यानी शुक्राणु जनन की प्रोसेस स्टार्ट रहेंगी। लेकिन फीमेल की बात करूँ तो लगभग 45 से 50 वर्ष के बाद में जो है फीमेल में अंडाणु बनना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो स्पर्म है ये क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, जबकि ओवम नहीं होता है। तो होता क्या है, सेक्स के दौरान जो स्पर्म है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, ओवम के पास में। तो जब स्पर्म जो है ओवम के पास हो जाता है इंटरकोर्स के द्वारा या सेक्स के द्वारा, तो युग्मक संलयन इसे हम लोग कहते हैं, यानी दो युग्मक आपस में जब मिलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं युग्मक संलयन। तो युग्मक संलयन को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, मीन्स युग्मक संलयन के दौरान क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा युग्मनज यानी कि जायगोट। जायगोट की बात करें तो जायगोट का जो निर्माण होता है, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो याद रखना है कि दो युग्मक के आपस के मिलने की प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं कहते हैं, युग्मनज के बनने की प्रोसेस को हम लोग निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो निषेचन के बाद क्या होता है, यहाँ पे कोरक पुट्टी बनती है यानी ब्लास्टोसिस्ट, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो उसकी रचना होती है तथा वह परिवर्धन करता है यानी कि डेवलपमेंट करता है, विकास करता है। इसके बाद होता है अंतररोपण। क्या होता है, तो गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना, जो ब्लास्टोसिस्ट हमारा बना था वो गर्भाशय की दीवार से चिपक जाने की प्रोसेस को हम लोग अंतररोपण कह देते हैं। इसके बाद जो भ्रूण है उसका डेवलपमेंट होता है तो हम लोग इसको भ्रूणी परिवर्धन कह देते हैं। इसके बाद गर्भ अवधि जो होती है, गर्भ अवधि आपको सबको पता है 9 मंथ की होती है, मीन्स 9 मंथ की होती है। तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाती है तो प्रसव के द्वारा फिर जो है शिशु का जन्म हो जाता है, चैपो करते हुए। क्लियर है, तो ये होता है हमारा लैंगिक जनन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पुरुष जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये होता है श्रोणि क्षेत्र में, यानी पेल्विक रीजन में ये अवस्थित होता है। श्रोणि क्षेत्र कौन सा होता है, ये कमर के नीचे वाला पार्ट, वही कमर जो हम लोग डीजे पे ठुमके लगाते हैं, तो वो हमारा जो है श्रोणि क्षेत्र होता है। तो हम लोग बात करते हैं जनन तंत्र की पुरुष के, तो इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें टेस्टिस होती है जिसको अपन वृषण कहते हैं, सहायक नलिका होती है जिसको एक्सेसरी डक्ट कहते हैं। इसके बाद ग्रंथियाँ होती है जिसको हम लोग ग्लैंड्स कहते हैं। इसके बाद बाह्य जनेंद्रिय कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया। इतनी चीज़ होती है। चलो तो अब इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, चूँकि 1 मिनट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि मेल में जो है 2 टेस्टिस होती है, और टेस्टिस में क्या होता है,
यहाँ पे 250 कक्ष होते हैं। भाई बहुत बड़ी हवेली हम लोग बनाते हैं तो उसमें अलग अलग कमरे होते हैं ना, वैसे यहाँ पे अलग अलग कक्ष होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं। तो इन कंपार्टमेंट को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यानी कि वृषण पालिका। इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो एक पालिका होती है मीन्स प्रत्येक पालिका में जो है शुक्र जनन नलिका होती है, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती है जो अति कुंडलित होती है। याद रखना वो होती है 1 से 3। तो सेमनीफेरस ट्यूबल्स में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। इतनी बातें क्लियर है। अब आगे हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो टेस्टिस है उस पर एक आवरण होता है, सघन आवरण होता है, उसको अपन कहते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। तो टेस्टिस पे जो आवरण होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे छोटी छोटी नलिका होती है और नलिकाओं का पूरा जाल होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेड टेस्टिस। क्या कहते हैं, रेड टेस्टिस, यानी कि वृषण जालिका। वृषण जालिका के बाद कुछ नलिका हमको दिखाई देंगी जो बहुत कुंडलित होंगी, अति कुंडलित होंगी, तो वो होगा शुक्रवाहिका, यानी कि वासा इफ्रेंटिया। इसके बाद जो नली होंगी उसे अपन कहेंगे इपिडिडाइमिस, यानी कि अतिवृषण। और उसके आगे जब हम लोग जाएंगे तो एक जो है घुमावदार संरचना होंगी, उसको अपन कहेंगे शुक्रवाहक, यानी कि वासा डिफरेंस। तो अभी तक के क्या देखा अपन ने, 250 कक्ष है जिसको अपन सेमनीफेरस ट्यूबल्स कह रहे हैं। सेमनीफेरस ट्यूबल्स में 1 से लेकर 3 तक के सेमनीफेरस, सॉरी 1 मिनट, हमने बोला टेस्टिस में 250 कक्ष है जिसको अपन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कह रहे हैं। इसमें 1 से लेकर 3 नलिका है जिसको सेमनीफेरस ट्यूबल्स कह रहे हैं। फिर है रेड टेस्टिस, रेड टेस्टिस के पास है वास इफ्रेंटिया, वास इफ्रेंटिया के बाद है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद है वासा डिफरेंस। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, ट्रेवल पूछा जाता है स्पर्म का। अब इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो वास डिफरेंस के बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ये स्पर्म निकल रहे हैं ये जाते हैं इजाकुलेटरी डक्ट के पास में, यानी स्कलनी वाहिका के पास में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो इजाकुलेटरी डक्ट है इससे पहले भी बहुत सारी संरचना होती है। तो ये यूरिन वाला पार्ट भी होता है, तो यहाँ पे हम लोगों को यूरेटर भी देखने को मिल जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ये तो हम जो है यूरिन वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे, मीन्स एक्सक्रेटरी सिस्टम में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि वासा डिफरेंशिया से स्पर्म कहाँ पे आए, इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट में जैसे ही आते हैं तो अब तो स्पर्म है, इसको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, तो कुछ ग्रंथियाँ होती है जो खाने पीने का मटेरियल बनाती है। तो यहाँ पे जो है एक ग्लैंड होती है जिसको अपन लिखते हैं शुक्राशय ग्रंथि, यानी कि सेमिनल वेहिकल, सॉरी वेहिकल नहीं, वेहिकल तो चलाने वाला होता है, शुक्राशय ग्रंथि मतलब सेमिनल वेसिकल। तो ये कितनी ग्रंथि होती है ये याद रखना, 2 होती है। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलेंगी पुरस्थ ग्रंथि, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड देखने में 2 लगेंगे लेकिन होती 1 है। उसके नीचे हम लोगों को जो ग्रंथि देखने को मिलेंगी वो देखने को मिलेंगी बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ही इसे कहते हैं, या फिर इसे अपन कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड। तो ये 3 ग्रंथि होती है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बल्बो यूरेथ्रल का काम क्या है, मैथुन के दौरान, सीसन मीन्स सेक्स के दौरान जो पेनिस होता है वहाँ पे ये जो है ना लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, यानी स्नेहक प्रदान करता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये तीनों ग्रंथि क्या करती है, यहाँ पे कुछ स्त्राव करती है। क्या स्त्राव करती है, सुक्री प्लाज्मा या सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करती है, यानी एक फ्लूइड का निर्माण करती है। इस फ्लूइड में या सेमिनल प्लाज्मा में क्या होगा, प्लाज्मा का मतलब पानी ही होता है। तो यहाँ पे सेमिनल जो प्लाज्मा है उसमें खाने पीने का मटेरियल होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, तो याद रखना है। इसमें होता है फ्रक्टोज जिसको अपन फल शर्करा कहते हैं। इसके बाद होता है कैल्शियम और कुछ एंजाइम होते हैं भरपूर मात्रा में जो स्पर्म को खाना पीना प्रोवाइड करते हैं ताकि स्पर्म तेज़ी से जो है वर्म के पास पहुँच सके। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म को मिला के, यानी कि शुक्राणु को मिला के हम लोग कहते हैं वीर्य, यानी कि सीमन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो वीर्य है वो केवल उसमें शुक्राणु नहीं रहते हैं, ना ही सेमिनल प्लाज्मा रहता है। जब सेमिनल प्लाज्मा और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो उसी को हम लोग जो है वीर्य या सीमन कहते हैं। चलो अब आगे देखें तो इजाकुलेटरी डक्ट में अब जो है ये सीमन मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर इजाकुलेटरी डक्ट के बारे में आपको याद रखना है कि ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणु का भंडारण करती है तथा मूत्र मार्ग से इनका स्थानांतरण होता है, यानी ये शुक्राणु को क्या करती है, स्टोरेज करती है, फिर मूत्र मार्ग से ही ये जो है बॉडी से बाहर होती है। तो आगे देखते हैं अपन
तो आगे है फिर एक स्ट्रक्चर हमारे पास में पेनिस। तो ये बाहरी जननेंद्रिय है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। तो जो सीसन है यानी कि जो पेनिस है ये बना होता है 2 टिश्यू से। तो पहला है कार्पोरा कवर्नोसा टिश्यू और दूसरा है कार्पस स्पोंजियोसम टिश्यू। याद रखना दोनों क्या है, कार्पोरा कवर्नोसा टिश्यू और दूसरा है कार्पस स्पोंजियोसम टिश्यू। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो ये जो दोनों टिश्यू है ये सीसन को जो है उत्कर्षण या उठान या इरेक्शन में सहायता करते हैं। इरेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये जो टिश्यू होते हैं जब सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान यहाँ पे जो पेनिस है इसके साइज और शेप में जो है वृद्धि होती है, उसी को अपन इरेक्शन कहते हैं। तो उस दौरान यहाँ पे जो है इंसेमिनेशन की प्रोसेस भी होती है, यानी वीर्य सेचन, यानी कि जो वीर्य है वो पेनिस से बाहर आता है, तो उसको भी सुगम बनाने के लिए दोनों टिश्यू जो है रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है सिसन मुंड यानी कि ग्लैंस पेनिस। तो एक ढीली त्वचा होती है, तो ये एक ढीली त्वचा के द्वारा ढका रहता है जिसको अपन फोर स्किन कहते हैं, नहीं अग्रछद। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे एक छिद्र होता है जिसको अपन मूत्राशय मुख कहते हैं, यानी कि यूरेथ्रल मीटर्स कहते हैं। तो यहीं से जो है शुक्राणु क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो वृषण यानी कि टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस की बात करें तो ये होता है उदर गुहा से बाहर। उदर गुहा कौन सी होती है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जो हमारा पेट होता है ना उसी को अपन कहते हैं उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी। तो उससे बाहर एक थैली होती है या फिर धानी होती है, तो वहाँ पे ये स्थित होता है। इसके बाद बात करें तो वृषण कोष या स्क्रोटम, थैली जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, वृषण कोष या फिर स्क्रोटम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि जो वृषण कोष है यहाँ का जो तापमान है वो शरीर तापमान से 2 से लेके 2.5 यानी कि 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो हमारे शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो कितना है ये शरीर तापमान से 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, यानी कि बोल सकते हैं लगभग 34.5 या 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता है। तो क्यों ज़रूरी है, तो ये शुक्राणु जनन के लिए क्या है, आवश्यक है। टेस्टिस की बात करें तो इसकी लंबाई 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वृषण की। तो ये जो है प्राथमिक लैंगिक अंग है, यानी कि ये प्राथमिक लैंगिक अंग है, यानी कि यहीं से स्पर्म वगैरह बनते हैं। तो यहीं से मेल और फीमेल में जो है डिफ्रेंशिएट पैदा होता है मीन्स बताते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वृषण की। तो इसके अनुप्रस्थ काट देखते हैं, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब टेस्टिस को काट के जब हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को कुछ इस टाइप से संरचना दिखाई देंगी कि हम लोगों को सबसे पहले तो शुक्रजनन नलिका दिखाई देंगी, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूबल्स। ठीक है, जो वो कक्ष थे ना 250 सेमनीफेरस ट्यूबल्स, उसके अंदर क्या थी, 1 से लेकर 3 नलिका थी ना जो शुक्राणु का निर्माण करती थी, उसी को अपन कहते हैं शुक्रजनन नलिकाएं, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूबल्स। तो सेमनीफेरस ट्यूबल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, इसमें 2 कोशिका होती हैं। पहली तो होती है नर जर्म कोशिकाएं, यानी कि शुक्राणुजन कोशिका, या इसी को कह देते हैं अपन स्पर्मेटोगोनिया कोशिका। तो स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, यहाँ पे होता है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है, यहाँ पर शुक्राणु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। क्लियर है, तो ये याद रखना कि स्पर्मेटोगोनिया कोशिका में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कोशिका होती है यहाँ पे सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है, तो इस सर्टोली कोशिकाएं की बात करें तो यहाँ पर ये जो है जर्म कोशिकाओं को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है, यानी कि जो शुक्राणु बने हैं उनको पोषण प्रदान करने का काम किसका है, सर्टोली कोशिका का। इसके बाद जो है जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स की 2 कोशिका हो गई, इसके बाहर भी कुछ स्पेस होता है। तो उस स्पेस को क्या कहते हैं हम लोग, उस बाहरी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं अंतराली अवकाश, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस। तो अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ ना कुछ मटेरियल होता है। तो क्या होता है, तो सबसे पहले तो यहाँ ब्लड वेसल्स होती है, यानी कि रुधिर वाहिकाएँ होती है। इसके बाद याद रखना यहाँ पे एक कोशिका होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना नीट में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यहाँ से। यहाँ पे एक होती है अंतराली कोशिकाएं, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल, या इसको हम लोग कहते हैं लीडिंग कोशिकाएं। तो ये लीडिंग कोशिकाएं करती क्या है, ये पुंजन यानी कि एंड्रोजन हार्मोन का संश्लेषण करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
कि लीडिंग कोशिका क्या करती है, एंड्रोजन हार्मोन का संश्लेषण करती है। इसके बाद यहाँ पे अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने की क्षमता होती है, उसमें प्रतिरक्षात्मक यानी कि इम्यून सिस्टम वाला कार्य करने की जो है इसमें क्षमता होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु निर्माण की प्रोसेस। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पहला, तो यहाँ पे 2 फेज में इसको डिवाइड किया है हम लोगों ने। तो पहला जो फेज है पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, यानी कि स्पर्म बनने से पहले एक स्ट्रक्चर बनता है उसे अपन कहते हैं स्पर्मेटिड। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड हो जाएगा। और फिर दूसरी प्रोसेस होती है स्पर्मियोजेनेसिस या फिर शुक्राणु जनन, यानी पूर्व शुक्राणु के विभेदन से शुक्राणु का क्या हो जाता है, निर्माण, यानी कि जो स्पर्मेटिड बने हैं उससे अब बनेंगे स्पर्म। तो हमारे पास एक कोशिका है जिसको हम लोग कह रहे हैं प्रीमोडियल जर्म सेल, यानी कि अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं। उसी को हमने कहा था शुक्राणुजन या उसी को कहा था स्पर्मेटोगोनिया। तो अब स्पर्मेटोगोनिया में यहाँ पे होता है समसूत्री विभाजन, और जैसे ही समसूत्री विभाजन होगा तो बहुत सारे यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस फेज़ को हम लोग कहते हैं फेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणन प्रवस्था, कि बहुत सारी कोशिका डिवाइड होकर यहाँ पे बनती चली जाती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो 2n है स्पर्मेटोगोनिया कोशिका है, ये वृद्धि करेंगी। तो जैसे ही ये वृद्धि कर जाएंगी तो इसको हम लोग कहेंगे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है अब इसमें होगा मियोसिस फर्स्ट, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। तो यहाँ पे एक सेल से फिर 2 कोशिका बनेगी। तो अब तो क्या होगा, गुणसूत्री की संख्या आधी हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। इसके बाद जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका है यहाँ पर जो है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। तो यहाँ पे ये कोशिका जब डिवाइड होंगी तो यहाँ पे बन जाएंगे स्पर्मेटिड्स, यानी कि पूर्व शुक्राणु, या इसको शुक्राणु प्रसू कहते हैं। तो स्पर्मेटिड बन गया। अब ये स्पर्मेटिड में होगा विभेदन, यानी कि डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि जो सेल है आपस में टूट के ब्रेक होके जो है नई कोशिका बनाएंगी, तो उसको हम लोग कहते हैं डिफ्रेंशिएशन या फिर विभेदन। विभेदन तो आपने सुना भी होगा ना, विभेद कर देना, यानी कि किसी को फाड़ देना, तोड़ देना, ठीक है। तो इससे क्या बन जाता है, फिर स्पर्मेटिड से बन जाता है स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, या इसी को कहते हैं अपन शुक्राणु। तो क्या हुआ, शुक्राणु का निर्माण हो गया। अब ये जो शुक्राणु हैं ये शुक्राणु जनन के पश्चात, यानी जब शुक्राणु जनन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद जो है यहाँ पर ये शीर्ष ही जो है मतलब बहुत जल्दी से ये सर्टोली कोशिका में अंतःस्थापित हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है, सर्टोली कोशिका में अंतःस्थापित हो जाता है। और अंत में जो है शुक्राणु जो है शुक्रजनन नलिकाओं में मोचित हो जाते हैं। जो शुक्राणु हैं, शुक्रजनन जो नलिका थी वहाँ पे रिलीज़ हो जाते हैं, मोचित हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वीर्यसेचन, यानी कि स्पर्मिएशन। क्लियर है। अब ये सर्टोली कोशिका में क्यों शुक्रजनन के बाद तुरंत अंतःस्थापित हो जाते हैं, क्योंकि ये खाने पीने का क्या करेगा, मटेरियल प्रोवाइड करेगा, जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे। शुक्रजनन में क्यों, ये शुक्रजनन नलिका में क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि वहीं से फिर ये जो है अपन ने पढ़ा था रेट टेस्टिस। 1 मिनट का टाइम दो मुझे, क्योंकि मुझे तो हंसी आ रही है अपने आप पे भी और आप लोगों पे भी। अब आप लोगों पे क्यों आ रही है, इसलिए आ रही है कि मेरी इतनी टंग स्लिप होती है, तो आप पढ़ते होंगे तो आपकी भी होती होंगी। तो बायोलॉजी है ही ऐसा सब्जेक्ट, बहुत सारे यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है कि टंग स्लिप हो ही जाती है। चलिए, तो टंग को स्लिप ना करें, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो ये शुक्रजनन नलिका की बात करें तो यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि यहाँ से क्या होता है ना, रेड टेस्टिस होती है, फिर एपिडिडाइमिस हो गया, वास फ्रंटिया, डिफरेंसिया, तो यहाँ से ये पूरा ट्रेवल स्टार्ट हो जाता है शुक्राणु का। तो इसलिए यहाँ पे ये जो है मोचित हो जाती है ताकि ये जो है बॉडी से बाहर हो सके। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोगों को देखना है शुक्राणु की संरचना, ठीक है। अभी क्या देखा अपन ने, शुक्राणु के बनने की प्रोसेस को। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं शुक्राणु की संरचना के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले शुक्राणु के ऊपर रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद एक मेम्ब्रेन रहती है जिसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एक्रोसोम मेम्ब्रेन, यानी कि अग्रपिंडक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है एक्रोसोम मेम्ब्रेन। तो जो एक्रोसोम मेम्ब्रेन है ना, यहाँ से क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो एक्रोसोम मेम्ब्रेन की बात करें तो ये गोल्जी बॉडी में व्यवस्थित होती है,
इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एंजाइम जो है वो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। यानी यहाँ से क्वेश्चन भी आया है कि स्पर्म का कौन सा भाग सबसे पहले जो है अंडाणु से टकराता है, तो वह एक्रोसोम मेम्ब्रेन ही है। तो ये अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके 3 भाग होते हैं, पहला शीर्ष, दूसरा नेक और तीसरा पूंछ। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे एक अगुणित केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ भी होता है जो एलोंगेटेड होता है, दीर्घीकृत यानी कि फैला हुआ होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट तो जो इसका शीर्ष भाग है क्या करता है, अंडाणु को निषेचन होने में मदद करता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। इसके बाद ग्रीवा आती है, तो ग्रीवा में आता है हमारा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स आता है। तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स की बात करें तो इसका काम है, ये भी क्या करता है, अंडाणु को निषेचन होने में मदद करता है। कौन? सेंट्रियोल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक सेंट्रियोल रिंग आती है। तो सेंट्रियोल रिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है इस रिंग से, तो यहाँ से कसाब यानी कि फ्लैजिला निकलता है। तो ये याद रखना, फ्लैजिला कौन सा, वो पूंछ, जो स्पर्म की पूंछ रहती है ना, उसको फ्लैजिला कहते हैं। तो वो जो है सेंट्रियोल रिंग से निकलती है। तो याद रखना सेंट्रियोल यहाँ पे भी मदद करता है। एक होता है यहाँ पे जो है डिस्टल सेंट्रियोल, तो ये याद रखना है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये पूंछ को गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ऊर्जा ग्राहक कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यहाँ पे सर्पिलाकार छल्ले जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको अपन कहते हैं नेबेनकर्न। सो 1 मिनट रिपीट करता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया में जो सर्पिलाकार छल्ले होते हैं, मतलब यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया के सर्पिलाकार छल्ले हैं उसको अपन नेबेनकर्न कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे मिडिल वाला पार्ट होता है, तो उसको अपन मध्यखंड कह देते हैं, मिडिल पीस कह देते हैं। और लास्ट में आ जाती है पूंछ यानी कि टेल। अब शुक्राणु के बारे में कुछ फैक्ट है तो वो आपको याद रखने हैं कि मैथुन के दौरान यानी सेक्स के दौरान 20 से लेकर 30 करोड़ जो है यहाँ पे शुक्राणु स्खलित होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें सामान्य उर्वरकता यानी कि अबंधता, 60% शुक्राणु सामान्य आकार व आकृति के होने चाहिए। यानी कि जो है नॉर्मल तरह से जो है प्रेगनेंसी के लिए या जो है यहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए जो है 60% शुक्राणु हम लोगों को सामान्य आकार के चाहिए व आकृति के चाहिए, जिसमें से कम 40% ऐसे शुक्राणु चाहिए जिनके पास जनन क्षमता होनी चाहिए और वो तीव्र गति से जो है चलने चाहिए, मीन्स तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक के? चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन प्रक्रिया का हार्मोनल नियंत्रण। तो प्यूबर्टी एज जब आती है जिसे यौनारंभ कहते हैं, तो प्रारंभ में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि GnRH हार्मोन जिसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो GnRH हार्मोन या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। तो ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, अग्र पीयूष ग्रंथि पर कार्य करेगा यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर ये एक्ट करेगा और ये स्टिमुलेट करेगा, ये उद्दीपित करेगा किसको? 2 कोशिका है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं याद रखना, LH को और FSH को। LH का फुल फॉर्म होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो LH की बात करें तो L का मतलब क्या होता है, लुटाने वाला हार्मोन। याद रखना इसको, आगे बताऊंगा क्या लुटाता है ये। तो LH का काम क्या होता है, तो ये LH जो है लीडिंग सेल पे काम करता है। तो याद रखना L से L मिला लेना, तो ये लीडिंग सेल पे काम करता है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है सर्टोली कोशिका पे काम करता है। तो FSH आया यानी S को मिला लेना, S यानी कि सर्टोली कोशिका पे काम करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लीडिंग सेल। तो लीडिंग सेल की बात करें तो ये एंड्रोजन के संश्लेषण और स्त्रावन को ये उद्दीपित करता है। मतलब लीडिंग सेल अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या करता है, एंड्रोजन बनाने का काम करता है। तो एंड्रोजन के संश्लेषण और स्त्रावन को उद्दीपित करता है। एंड्रोजन क्या करता है, तो एंड्रोजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को क्या कर देता है, उद्दीपित कर देता है। इसके बाद हम लोग बात करें 1 मिनट, आलसी आ रही मुझे, अकेले अकेले बोल रहा हूँ मैं इतनी देर से, तुम लोग मस्त शांत सुन रहे हो। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। तो सर्टेली देखो, एक तो ये कॉन्सेंट्रेट करना बड़ा मुश्किल होता है। देखो तो सर्टोली नहीं होता है, 1 मिनट,
1 2 3 रिलैक्स एंड कंटिन्यू। तो सर्टोली कोशिका की बात करें तो सर्टोली कोशिका पे काम किसने किया? एफएसएच पे। सर्टोली कोशिका क्या करती है? तो कुछ घटकों के स्त्रावन को ये उद्दीपित करती है, ठीक है। और ये कुछ घटक क्या होते हैं आपको पता है? सर्टोली कोशिका पोषण बनाती है ताकि क्या हो सके, शुक्राणु को वो पोषण दे सके। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में क्या करती है? सहायता करती है। कुल मिला के ये याद रखना है। तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हमारा खत्म हुआ। अब हम लोगों को पढ़ना है क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो 1 मिनट, हाँ लगभग चलिए। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी तो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो एक तो ये मतलब मेरी जो ग्रामर है ना, मतलब ग्रामर बोलूँ या लैंग्वेज बोलूँ, ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि शब्द भी नहीं मिल पा रहा है। अभी तो कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मीन्स नेक्स्ट ऑडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ऑडियो में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और लाइफ में आगे बढ़ते हुए। और चैनल को अभी तक क्या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि ऐसे वैल्यूबल ऑडियो वीडियो आपको मिलते रहें। और जब तक के लिए फिर थैंक यू। इस ऑडियो के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। सो थैंक यू।